हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और हम अपने इस SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर तैयारी कर रहे हैं HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की हिंदी विषय से हम तैयारी कर रहे हैं। और इसी के अंतर्गत आज की हमारी क्लास नंबर 2 रहेगी और क्लास नंबर 1 जो है वो मैं डाल चुकी हूँ। और हम पढ़ रहे हैं जो काव्य शास्त्र के संप्रदाय थे, जैसे कि अलंकार संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय और रस संप्रदाय, रीति संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय। तो ये पता है आपको कि हमारे भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत 6 प्रकार के संप्रदाय हैं। ठीक है, जिसमें से मैंने सबसे पहला एक संप्रदाय की वीडियो जो है अलंकार के ऊपर, अलंकार संप्रदाय पर मैंने वीडियो डाल दी है। ये हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर का जो HPSC की साइट पे सिलेबस दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग आज की हमारी क्लास नंबर 1 में डाल चुकी हूँ और क्लास नंबर 2 आज हम पढ़ेंगे। और उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे रीति संप्रदाय। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि जो रीति संप्रदाय है ये संप्रदाय कहाँ से आए और क्यों बने। देखो, जब अनेक प्रकार के आचार्य थे और उनके अंदर मतभेद चल रहा था और वो अपने अपने हिसाब से, कोई तो रीति को काव्य की आत्मा कह रहा था, कोई अलंकार को काव्य की आत्मा कह रहा था और कोई रस को काव्य की अलंकार कह रहा था। जब अलग अलग सभी जब काव्य की आत्मा का संधान करते वक्त इन करने के कारण इन अनेक प्रकार के संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रीति संप्रदाय। तो रीति क्या है? रीति रीति का मतलब कहते हैं कि यार जैसे कि अपने देशी भाषा में कहते हैं कि ये तो एक रीत सी बन गई है, परिपाटी सी बन गई है। ठीक है, गति, शैली, इसका मतलब हिंदी में ये होता है। मतलब रीति का मतलब हम मार्ग भी कह सकते हैं। देखो, मैं शुरू से एक एक शब्द आपको काव्य शास्त्र से जोड़ती हुई चलूंगी। मार्ग या हम पंथ भी कह सकते हैं, मतलब रास्ता, या किस गति से, या फिर शैली इत्यादि जो नाम हैं ये सारे रीति के ही हैं। ठीक है, रीति का मतलब आप समझ गए होंगे। अब रीति में काव्य क्या है? जैसे कि मैं हूँ कोई, मान लो मैं ही कोई कवि हूँ और मैं कोई रचनाएं कर रही हूँ। तो रचनाएं करूँगी तो रचनाएं, आपको पता है कि हिंदी भाषा का सबसे छोटी से छोटी जो ध्वनि है वो वर्ण है, और वर्णों को मिलाते जब शब्द बनते हैं और शब्दों को मिलाते हैं तो वाक्य बनते हैं, और वाक्यों को जब जोड़ते हैं हम तो हमारी भाषा का निर्माण होता है। और भाषा से ही हम कविता का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो क्या कहलाता है कि इसके बीच में एक चीज और आएगी, पद और शब्द। ये और मैं आपको बता देती हूँ कि जब हम पद और शब्द में क्या अंतर होता है, हम बार बार पद का नाम क्यों लेते हैं, शब्द का नाम क्यों नहीं लेते हैं। तो जब कोई भी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि शब्दों से हमारे वाक्यों का निर्माण होता है और वाक्य से हमारी क्या बनती है, भाषा बनती है। ठीक है, तो जब कोई शब्द अगर वाक्य के अंदर आ जाता है, वाक्य के अंदर प्रयोग हो जाता है तो उसे हम पद कहते हैं। और जब वही शब्द वाक्य से बाहर रहता है तो वो शब्द कहलाता है। तो यहाँ पर आपको पद से कंफ्यूज नहीं होना है। अब शुरू करते हैं हम रीति संप्रदाय। और रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन माने जाते हैं। और आचार्य वामन का जो समय काल है वो 8वीं शती है। UGC नेट वालों के लिए, PGT एस्टेट वालों के लिए भी आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। और जो MA BA करने वाले स्टूडेंट हैं जिनके यहाँ पर ये सारे संप्रदाय पूछे जाते हैं उनके लिए भी आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के स्क्रीनिंग एग्जाम की अगर बात करें तो इसमें से प्रश्न आपको इस प्रकार से बना लेने हैं, अपने हैंडमेड नोट्स बनाने हैं, एक एक लाइनर क्वेश्चन आपको निकालते जाना है। एक रेखिए कि रीति संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम आचार्य वामन। आचार्य वामन की जो समय सीमा है वो कौन सी है, 8वीं शताब्दी। फिर अगले नंबर 2 में आप लिखेंगे रीति। रीति शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई? ये रीढ़ धातु में ऋण प्रत्यय के योग से हुई है, ये भी आपको पता होना चाहिए। रीति शब्द की व्युत्पत्ति यानी कि रीति शब्द आया कहाँ से, तो आपको पता है कि मूल रूप से धातु होती है और धातु में कोई ना कोई प्रत्यय जोड़ने से हमारे शब्द बनते हैं। तो ऋण धातु में ऋण प्रत्यय के योग से रीति शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है मार्ग, पंथ, गति, शैली आदि। आचार्य वामन ने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार सूत्रवर्ती, तीसरे नंबर पर आप स्क्रीनिंग के लिए पॉइंट बना लेंगे कि आचार्य वामन द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा था। तो वो ग्रंथ का नाम है अलंकार सूत्रवर्ती।
आपको काव्य अलंकार और काव्य सूत्रवर्ती, ये दो आपको विद्वानों के मिल जाएंगे। काव्य अलंकार जो है भामा का है और काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति कहे तो ये आचार्य वामन द्वारा रचित ग्रंथ है। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखो इसी पैराग्राफ में जो भी आपको एक रेखीय प्रश्न देगा या नोट्स बनाकर देगा, वो सब यहीं से नोट्स अपने तैयार करते हैं। तो क्यों ना आप सब्जेक्टिव तरीके से पढ़कर अपने नोट्स तैयार करें, ताकि हर प्रकार के नॉलेज जो है वो आपके पास रहे। तो रीति संप्रदाय में आप समझ गए होंगे, रीति का जो प्रवर्तक आचार्य वामन है, 8वीं शती इनका टाइम है। और रीति शब्द की व्युत्पत्ति रीढ़ धातु में ऋण प्रत्यय लगाने से बनी, और रीति का अर्थ है मार्ग, पंथ, गति या शैली। और आचार्य वामन का जो ग्रंथ है ये है अलंकार सूत्रवर्ती। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब सीधी सी बात है कि आचार्य वामन ने अपनी पुस्तक काव्य अलंकार सूत्रवर्ती के अंदर रीति की परिभाषा दी होगी। सीधी सी बात है, जब इसी के ऊपर इसने ग्रंथ लिख रखा है तो इन्होंने क्या परिभाषा दी रीति की, कि विशिष्ट पद रचना रीति, कि विशिष्ट पदों की जो रचना है वही रीति कहलाती है। मैंने अभी आपको बताया, जब भी हम किसी कविता की या किसी भी प्रकार की रचना लिखते हैं तो उसकी रचना पदों से ही होती है, क्योंकि पद यानी कि शब्दों से ही वाक्य बनते हैं, और वाक्य किससे बनते हैं? पदों से बनते हैं, शब्दों से बनते हैं, और वाक्य से ही हम कुछ भी अपना लिखते हैं। तो विशिष्ट पदों की जो रचना है वही रीति कहलाती है। अब इसने यहाँ पर विशिष्ट शब्द जोड़ा, अर्थात विशेष प्रकार की पद रचना को रीति कहते हैं। विशिष्ट को स्पष्ट करते हुए पुनः कहते हैं, अब ये कहेंगे कि पद रचना रीति, कि पदों की जो रचना है वही रीति कहलाती है। लेकिन यहाँ पर एक विशिष्ट शब्द जोड़ा और इसका उन्होंने मतलब, विशिष्ट का मतलब एक विशेष प्रकार के गुण से लिया। अब आपको पता होना चाहिए कि थोड़ा सा काव्य शास्त्र का बता देती हूँ कि काव्य शास्त्र क्या होता है। कि कविता का जो शास्त्र है, कि कविता यानी कि काव्य कि कौन से नियमों पर लिखा जाता है, किस किस के नियमों का ध्यान रखना पड़ता है। तो काव्य शास्त्र के अंतर्गत हमारे रस, अलंकार, छंद, बिंब, प्रतीक, ये सब जो है हमारे इस काव्य शास्त्र के अंतर्गत आ जाते हैं। काव्य गुण, काव्य दोष, ठीक है। तो विशिष्ट पद का मतलब इन्होंने स्पष्ट करते हुए पुनः कहा, विशेषो गुणात्मा, मतलब अर्थात यहाँ पर विशेषों का मतलब है विशिष्टता। विशिष्टता किससे आती है? किसी गुण से। अब देखो कोई आदमी है, हम कहेंगे भाई ये चीज बड़ी विशिष्ट है, मतलब सबसे अलग है। तो कोई ना कोई तो उसके अंदर गुण होगा जो उसको अन्य से अलग करेगा। तो क्या हुआ यहाँ पर कि विशिष्टता गुण से आती है, ये ध्यान रखना है। अर्थात काव्य में गुणात्मक पद रचना को रीति कहते हैं। गुणात्मक का मतलब वो गुणात्मक मल्टीप्लाई वाला गुणात्मक मत समझना, यहाँ पर गुण से मतलब है। गुणात्मकता से उनका अभिप्राय ओज, प्रसाद, माधुर्य आदि गुणों से है। अभी आपने गुण भी पढ़ लिए होंगे या नहीं पढ़े होंगे, तो काव्य गुणों की भी मैंने अपने SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर काव्य गुणों की वीडियो डाल रखी है, और इस वीडियो को भी आप अंत तक ज़रूर देखें, तभी आप किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो काव्य की गुण अगर आप देखना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छे से मैंने गुण, दोष, ये सारे मैंने पढ़ा रखे हैं। और अगर आप UGC असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाहते हैं हमारे चैनल से, तो जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र के जितने भी सिद्धांत है वो भी सारे मैंने अपने चैनल पर करवा रखे हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो गुण का मतलब मैंने बताया, गुण कौन से होते हैं, जैसे ओज गुण, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण, इनकी भी हम अभी चर्चा करेंगे। ओज जिसमें उत्साह होता है, जिस कहेंगे कि भाई ओज से परिपूर्ण है, कोई आदमी वीर है जिसके अंदर उत्साह है, ठीक है। माधुर्य, मधुर भावना, कोमलता जिसके अंदर होती है। तो ये गुण होते हैं अलग अलग। और जब ये विशिष्ट गुण काव्य के अंदर आ जाते हैं तो विशिष्ट पद रचना ही क्या कहलाती है? आपकी रीति कहलाती है। तो ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। आचार्य वामन ने गुणों का विशेष महत्व दिया। उनके अनुसार गुण काव्य के नित्य धर्म है। इन्होंने, आचार्य वामन ने क्या कहा कि गुणों का जो है हमारे काव्य के अंदर विशेष महत्व है। देखो अगर कोई गुण ही नहीं होगा तो काव्य तो सभी लिखेंगे, लेकिन फिर विशिष्ट कैसे होगा और उसको महत्व कैसे दिया जाएगा, उसका अपना महत्व कैसे रहेगा। तो हमें उस काव्य के अंदर कोई ना कोई गुण तो डालना पड़ेगा, चाहे ओज गुण से हो, चाहे प्रसाद गुण हो, चाहे माधुर्य गुण हो, या चाहे फिर अन्य गुण हो,
ठीक है। तो आचार्य वामन ने कहा कि गुणों का जो है हमारे काव्य के अंदर विशेष महत्व है और गुण जो है काव्य का नित्य धर्म है। उन्होंने कहा कि नित्य धर्म है, मतलब काव्य के अंदर गुण तो आएंगे ही आएंगे, या गुण अगर उसमें नहीं है तो वो फिर काव्य नहीं है, जिनकी अनुपस्थिति में काव्य का अस्तित्व असंभव है। इन्होंने कहा कि आचार्य वामन ने, अगर कोई काव्य है और अगर उसमें गुण नहीं है, गुण का मतलब इनमें से अगर कोई गुण नहीं है तो फिर उस काव्य का कोई अस्तित्व नहीं है। गुणों को काव्य का शोभा कारक धर्म बताया। ठीक है, यानी कि गुण भी काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। ठीक है, शोभा धर्म मानते हुए वे लिखते हैं काव्य। सॉरी, ये थोड़ा सा नीचे से जो वीडियो है वो सही आएगी, जो फोटो है इसकी, तो ये यहाँ से स्पष्ट है, थोड़ा सा ये थोड़ी झिलमिल सी आ रही है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। और इन्होंने क्या कहा कि गुणों को काव्य के शोभा धर्म मानते हुए वे लिखते हैं, काव्य शोभाया करार्तो धर्मा गुणः। थे रीति संप्रदाय को गुण संप्रदाय भी कहा जा सकता है। देखो, जब आचार्य वामन ने गुणों को इतना अधिक महत्व दिया तो हम रीति को क्या कह सकते हैं, गुण संप्रदाय भी कह सकते हैं। और इन्होंने कहा कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाला जो धर्म है वह गुण है। ठीक है, गुणों के भेद। अब गुणों के ऊपर बात की है तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि कौन से विद्वान ने कितने गुण माने हैं, तो ये सारी बातें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, जो कि आप इधर उधर से एक एक प्रश्न ढूंढ कर लाएंगे। इससे अच्छा है आप यहीं पर अपने नोट्स तैयार करते जाएं। तो गुणों के भेद आचार्य वामन, हम पढ़ रहे हैं रीति संप्रदाय, और रीति संप्रदाय को गुण संप्रदाय भी कहते हैं, और आचार्य वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। तो आचार्य वामन के अनुसार गुण दो प्रकार के होते हैं। अब इन्होंने भी गुण दो प्रकार के बताए, एक शब्दगत गुण और एक अर्थगत गुण। मतलब कुछ गुण तो ऐसे होते हैं जो शब्दों के माध्यम से आ जाते हैं, या कुछ गुण ऐसे होते हैं जब हम उन शब्दों का अर्थ निकालते हैं तब उन गुणों की पहचान कर पाते हैं। तो शब्द मतलब जब तो शब्द पढ़ते ही आप सीधा समझ जाएंगे तो वो शब्द गुण हो गए, और शब्दों का अर्थ समझने के बाद आपको गुण समझ में आए तो वो अर्थगत आपका गुण हो जाएगा। इनमें से प्रत्येक के अंतर्गत 10-10 गुण हैं। देखो, शब्दगत भी 10 गुण माने हैं और अर्थगत भी 10 गुण माने हैं। अब टोटल आपको कहे कि आचार्य वामन ने गुणों की संख्या कितनी मानी है, तो गुणों की संख्या 20 मानी है। 10 गुण तो शब्दगत माने हैं और 10 गुण जो है वो अर्थगत माने हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं। कौन कौन से हैं 10 गुण, कौन कौन से हैं? इनमें से प्रत्येक के 10-10 गुण हैं, जिनके नाम है ओज, प्रसाद, श्लेष, समता, समाधि, माधुर्य, सौकुमार्य, उदारता, अर्थ व्यक्ति और कांति। अब आपके 10 के 10 याद होने चाहिए, और ज़्यादातर जो ऑलमोस्ट हम गुण काव्य के अंदर प्रयोग करते हैं वो हैं ओज, प्रसाद, माधुर्य। ठीक है, सौकुमार्य गुण भी आ जाता है, तो इनका आपको ध्यान रखना है। ये प्रत्येक के अंदर 10-10 आते हैं। ठीक, इस प्रकार वामन ने कुल 20 गुण माने हैं, 10 शब्दगत और 10 अर्थगत। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं। रीति के जो भेद हैं, आचार्य वामन ने रीति के 3 भेद बताए हैं। अब रीति के भेद, अभी तक हमने पढ़ा कि जो रीति संप्रदाय है उसे गुण संप्रदाय भी कहते हैं। अब गुण कितने माने हैं आचार्य वामन ने, तो आचार्य वामन ने जो है 20 गुण माने हैं, 10 शब्दगत और 10 अर्थगत। अभी हमने 10 के 10 गुणों के नाम बताए। अब हम पढ़ेंगे कि रीति के भेद कितने प्रकार के होते हैं। देखो, कोई रीति की परंपरा को ध्यान में रखते हुए, गुणों को ध्यान में रखते हुए रचना कर रहा है, और वो फिर कितने प्रकार की हो सकती है, कितने भेद हैं रीति के। तो आचार्य वामन ने रीति के 3 भेद बताए। कौन कौन से? वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति और पांचाली रीति। अब वैदर्भी रीति के अंतर्गत कौन से गुण आते हैं, गौड़ी रीति क्या होती है, इसके अंतर्गत कौन से गुण आते हैं, और पांचाली रीति क्या होती है और इसके अंतर्गत कौन से गुण आते हैं, ये अभी हम नीचे देखेंगे। तो वैदर्भी रीति क्या होती है? देखो, वैदर्भी रीति, इसमें देखो ये पेपर में खूब पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वैदर्भी रीति, इसमें माधुर्य व्यंजक, माधुर्य मतलब मधुर शब्द से बना है, ऐसे इसमें मधुर व्यंजनों का
यानी कि वर्णों की योजना होती है। वैदर्भी रीति के अंतर्गत क्या होता है, मधुर व्यंजनों की योजना होती है जो श्रुति मधुर एवं संगीतात्मक होते हैं। मतलब कोई ऐसा काव्य जिसके अंतर्गत मधुर व्यंजनों का प्रयोग किया गया हो। जैसे कि आपको पता होगा कि कई मधुर व्यंजन होते हैं, थोड़े से कर्कश व्यंजन भी होते हैं, जैसे कि ट वर्ग जो है, श वर्ग है, इनको थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्णों में हम लेकर चलते हैं। ठीक है, तो वैदर्भी रीति वह रीति होती है जिसमें माधुर्य व्यंजक आप व्यंजनों से ही बना है, व्यंजक वर्णों की योजना से आती है, जो श्रुति मधुर मतलब सुनने में मधुर होती है और जिसमें संगीत भी होता है। ललित पद योजना के कारण यह श्रृंगार, करुण, हास्य रसों की अभिव्यक्ति में सहायक होती है। अब वैदर्भी रीति जो है, इसमें जो पद योजना होती है, मैंने पद आपको शुरू में ही बता दिया था कि पद योजना से ही हमारे वाक्य बनेंगे, कि जो पद योजना होती है वो ललित का मतलब कोमलता के कारण इसमें कौन कौन से गुण होंगे, कि श्रृंगार होगा, करुण होगा, हास्य होगा, ठीक है, और रसों की अभिव्यक्ति में सहायक होंगे। कौन कौन से, अब वैदर्भी रीति के अंतर्गत कौन से रसों को अभिव्यक्त कर पाएगी, वैदर्भी जो रीति है वो कौन से रसों को अभिव्यक्त कर पाएगी, उसमें रस आ जाएंगे, श्रृंगार रस, करुण रस और हास्य रस। इनको ये अपने श्रुति मधुर और संगीतात्मकता के कारण ये इन रसों की अभिव्यक्ति में सहायक होगी। तो वैदर्भी रीति आपको सीधा सा ध्यान रखना है कि माधुर्य व्यंजक वर्णों की योजना होती है, श्रुति मधुर होती है और संगीतात्मक होती है, और ये जो रस है इनको अभिव्यक्त करने में सहायक होती है। तो ये आप समझ गए होंगे शायद। अब दूसरी रीति जो आती है वो गौड़ी रीति आती है। तो मैं बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। गौड़ी रीति, गौड़ी रीति में ओजपूर्ण वर्णों की योजना होती है। ओज होता है भाई जिसमें उत्साह होता है, उत्साह होता है, साहस होता है, ठीक है, उत्साह ये नहीं आएगा। तो गौड़ी रीति में ओजपूर्ण वर्ण, उसमें मैंने आपको बताए थे कौन से वर्ण बताए थे, माधुर्य वर्ण बताए थे, ठीक है। और गौड़ी रीति के अंतर्गत कौन से आ जाएंगे, गौड़ी रीति में ओजपूर्ण वर्णों की योजना की जाती है। संयुक्त व्यंजन, जैसे संयुक्त व्यंजन आपको पता है अक्षत्रिय, त्र त्रिशूल, ग ज्ञानी और श्रय श्रवण, इनको हम संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। तो गौड़ी रीति के अंतर्गत इस प्रकार के व्यंजन होते हैं। टवर्ग होता है जैसे ट ठ ड ढ ण और श श, ये दोनों वर्ण आदि वर्णों का प्रयोग बहुलता से होता है। अब गौड़ी रीति की अगर आपको पहचान करनी है तो उस काव्य के अंतर्गत आपको संयुक्त व्यंजन ज़्यादा मिलेंगे, आपको टवर्ग के अक्षर ज़्यादा मिलेंगे, श और श आदि वर्णों का प्रयोग बहुत ज़्यादा होगा। पद योजना दीर्घ समासों से युक्त होगी। देखो यहाँ पर जो पद योजना होगी, मतलब जो पद लिखे जाएंगे वो दीर्घ समासों से युक्त होगी, ठीक है, बड़े बड़े आपको पद मिलेंगे। परुष वर्णों के कारण यह रीति वीर, विभत्स, रौद्र और भयानक रसों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था ऊपर कि जो वैदर्भी रीति है ये कौन कौन से रस को अभिव्यक्त कर पाती है, करुण, हास्य और श्रृंगार। और जो गौड़ी रीति है वो कौन कौन से रस को अभिव्यक्त कर पाती है, तो इसके अंतर्गत आ जाएंगे आपके रस, जैसे कि वीर रस, विभत्स रस, रौद्र रस, रौद्र जिसमें गुस्सा, विभत्स जिगुप्सा जिससे घृणा पैदा होती है, और भयानक रसों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। वीर एवं रौद्र रसों का ये मूल आधार है, इसे परुषावृत्ति भी कहा जाता है। मतलब इसे परुषावृत्ति, आप परुषावृत्ति कहे चाहे गौड़ी रीति कहे, दोनों को आपको एक ही मतलब आपके ध्यान में आना चाहिए। क्या होगा कि जो गौड़ी रीति में लिखा हुआ काव्य होगा उसमें संयुक्त व्यंजन होंगे, टवर्ग की बहुलता होगी, श और श आदि वर्णों का प्रयोग बहुलता से होगा। पर जो पद योजना होगी यानी कि जो पद होंगे वाक्य के अंदर वो दीर्घ समासों से युक्त होंगे, ठीक है। और कौन कौन से रसों को अभिव्यक्त कर पाएंगे, वीर, विभत्स और रौद्र रस को, और भयानक रसों के लिए ये रीति जो है उपयुक्त मानी जाती है। ओज गुण की व्यंजना के सभी उपादान इसमें उपलब्ध हैं। ओज गुण के व्यंजना के सभी उपादान इसमें उपलब्ध हैं। अब तीसरी रीति हमारे पास आती है पांचाली रीति। तीसरी रीति है पांचाली रीति। तो इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, माधुर्य और सौकुमार्य गुणों से युक्त स्थिल पद वाली वह रचना, स्थिल होता है कमजोर,
कमजोर पद वाली वह रचना जिसमें लघु समासों का प्रयोग किया जाता है। अभी मैंने वैदर्भी फिर गोड़ी बताया, गोड़ी के अंदर कौन सा बताया था मैंने, दीर्घ समास की पदावली बताया था। लेकिन यहाँ पर लघु समास या समास आपको पता है ना, एक समस्त पद होता है। जैसे कि मैं गंगा जल बोलूं तो गंगा जल जो शब्द है ये तो आसान सा है, तो ये पांचाली रीति इसके जैसा आप समझ सकते हैं। और कोई ऋण जल जैसे कि थोड़ा सा टिपिकल होता है, जैसे मैं ऋण जल एक शब्द बोलूं ऋण जल, तो ये भी एक सामासिक पद है और ये थोड़ा सा टफ है, तो ये किसके अंदर आ जाएगा, गोड़ी रीति के अंतर्गत। ठीक है, ऐसे शब्द आपको मिलेंगे। और पांचाली रीति के अंतर्गत आपको लघु समास का प्रयोग किया गया होगा, पांचाली रीति कहलाती है। मम्मट ने इसे कोमलता वृत्ति कहा है, इसका मूल गुण प्रसाद होता है। यानी कि पांचाली रीति के अंतर्गत आपको माधुर्य और सौकुमार्य गुणों से युक्त स्थिर पद वाली रचना मिलेगी, लघु समासों का प्रयोग किया जाएगा और इसको इसी कारण से मम्मट ने जो है कोमलावृत्ति कहा है। परुष, परुष का मतलब कठोर होता है ना वो, तो ये वाला यहाँ पर इस वृत्ति को परुषावृत्ति कहा गया है और पांचाली रीति को कोमलावृत्ति कहा गया है। वामन के अनुसार वैदर्भी रीति में सभी गुण रहते हैं। वैदर्भी, अब वामन ने क्या कहा कि वैदर्भी रीति में कौन से गुण रहते हैं, तो वामन के अनुसार वैदर्भी रीति में सभी गुण रहते हैं, जबकि गोड़ी में केवल 2 गुण ओज और कांति विद्यमान होते हैं और पांचाली में भी केवल 2 ही गुण विद्यमान होते हैं, माधुर्य और सौकुमार्य। आपको ध्यान रखना है, कैसे याद रखेंगे कि जो वैदर्भी रीति, दूसरी रीति कौन सी थी, गोड़ी रीति, और तीसरी रीति कौन सी थी, पांचाली रीति। तो वैदर्भी रीति के अंतर्गत जो 10-10 हैं वो सारे गुण इसके अंतर्गत विद्यमान रहते हैं और गोड़ी के अंदर गोड़ी, ओज और कांति विद्यमान होते हैं। पांचाली के अंदर माधुर्य और सौकुमार्य रहते हैं। ठीक है, अगर आप इन शब्दों का अर्थ समझते हैं तो बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएंगे। वामन ने वैदर्भी रीति को सर्वश्रेष्ठ माना है। क्यों सर्वश्रेष्ठ माना होगा वामन ने, क्योंकि इसके अंतर्गत 10 के 10 गुण समाहित होते हैं, क्योंकि इसमें सभी 20 गुण विद्यमान रहते हैं, 10 शब्दगत और 10 अर्थगत, इसलिए वे रीति को काव्य की आत्मा भी स्वीकार करते हैं। आचार्य मम्मट ने रीति को वृत्ति कहा है। अभी कहा था ना कि कोमल वृत्ति, कोमलावृत्ति, अभी आपने पढ़ा था कि मम्मट ने इसको कोमलावृत्ति कहा था, लास्ट वाली को पांचाली को। तो मम्मट क्या करते हैं, रीति को वृत्ति कहते हैं। अब आप ये समझ रहे हो मैं वृत्ति कहाँ से आ गया, तो अब समझ में आ गया होगा कि मम्मट ने रीति को ही क्या कहा है, वृत्ति कहा है। उन्होंने 3 वृत्तियों और 3 गुणों को ही स्वीकार किया है। अब ये प्रश्न आपको इम्पोर्टेंट है कि आचार्य मम्मट ने कि कौन से 3 गुणों को स्वीकार किया है। अब वामन ने तो 10-10 माने हैं, मम्मट ने कितने माने हैं, 3 गुण स्वीकार किए हैं। और 3 गुण कौन से हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद। इनके द्वारा स्वीकृत वृत्तियां, अभी तक तो मैंने जो आपको वृत्तियां बताई थी, ये वृत्ति का मतलब रीति, अभी तक तो मैंने रीति के आपको 3 भेद बताए थे, वैदर्भी, पांचाली और गोड़ी। और ये जो तीनों रीति थी ये तीनों वामन के अनुसार थी। और अब जो मम्मट ने कहा है, क्योंकि मम्मट ने 3 ही गुण स्वीकार किए हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद, और इसके अनुसार जो रीति है यानी कि जो वृत्ति है वो भी कितने प्रकार की स्वीकार की है, 3 प्रकार की स्वीकार की है। कौन सी, नंबर 1, जैसे कि अब आप समझ गए होंगे कि उपनागरिका वृत्ति क्या है, परुषा वृत्ति क्या है। मैंने अभी बताया कि वृत्ति का मतलब रीति, जैसे वामन ने 3 भेद किए वैसे ही मम्मट ने भी 3 भेद कर दिए। पहला कौन सा है, उपनागरिका वृत्ति, जिसे वामन ने वैदर्भी रीति कहा उसे ही मम्मट ने उपनागरी वृत्ति की संज्ञा प्रदान की। वह माधुरी गुण से युक्त होती है और श्रृंगार, करुण आदि कोमल रसों का उपकार करती है। सेम परिभाषा है, सिर्फ आपको नाम बदलना है और वही बात कही है जो कि वामन ने कही थी, वही बात मम्मट ने कही है कि वैदर्भी रीति के अंतर्गत। ठीक है, दूसरा आता है परुषा रीति, जिसे आचार्य वामन ने वैदर्भी के बाद गोड़ी, जिसे गोड़ी रीति कहा, उसी को आचार्य मम्मट ने परुषा वृत्ति कहा। और ओज गुण के व्यंजक वर्णों से युक्त रचना को मम्मट ने परुषा वृत्ति कहा। ओज गुण, यही बात गोड़ी के अंतर्गत की गई थी। इसे वामन के अनुसार
इसे वामन के अनुसार गौड़ी रीति कहा गया। यह वीर रौद्र आदि कठोर रसों का उपकार करती है। तीसरी वृत्ति कौन सी आती है? कोमला वृत्ति। प्रसाद गुण से युक्त रचना को पांचाली रीति या कोमला वृत्ति की संज्ञा प्रदान की गई है। यानी कि वैदर्भी गौड़ी पांचाली, जिसको वामन ने पांचाली रीति कहा, उसी को मम्मट ने कोमला वृत्ति कहा। ठीक है, जो कि प्रसाद गुण से युक्त रचना होती है, उसी को इसने कोमला वृत्ति कहा। अब देखते हैं कि आचार्य विश्वनाथ द्वारा किया गया रीति विवेचन। अब हमने कितने विद्वानों का रीति विवेचन पढ़ा? एक तो वामन का पढ़ा, उसके बाद हमने दूसरा किसका पढ़ा? मम्मट का पढ़ा। अब आपने देखा होगा कि वामन ने भी रीति के 3 भेद किए, मम्मट ने भी 3 भेद किए। मम्मट ने उपनागरिकी और कोमला और परुषा 3 भेद किए। वामन ने वैदर्भी गौड़ी और पांचाली। अब विश्वनाथ क्या कहते हैं, आगे ये इतना ज़्यादा नहीं है, बस यहीं पर हमारा आज की ये जो अगली वक्रोक्ति संप्रदाय आएगा ये इतना ही है। तो बड़ी धैर्यता के साथ आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं ताकि आपके प्रश्न गलत ना हो। आचार्य विश्वनाथ द्वारा किया गया रीति विवेचन ये पढ़ना है कि आचार्य विश्व 3 आपको ध्यान रखना कि रीति का जो विवेचन है 3 ही विद्वानों ने किया है। तो आचार्य वामन, मम्मट और तीसरा हम पढ़ेंगे विश्वनाथ का। तो आचार्य विश्वनाथ का एक ग्रंथ है, तो आपका पता होना चाहिए कि साहित्य दर्पण के रचयिता, साहित्य दर्पण जो ग्रंथ है वो किसका है? आचार्य विश्वनाथ का। तो इसमें इन्होंने साहित्य दर्पण के रचयिता आचार्य विश्वनाथ ने रीति को पद संघटना का नाम दिया। अब आपको ध्यान रखना है कि पद संघटना, रीति तो वामन ने कहा, रीति को वृत्ति मम्मट ने कहा और रीति को पद संघटना किसने कहा? आचार्य विश्वनाथ ने कहा। किसने कहा? आचार्य विश्वनाथ ने कहा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ गए होंगे, एक एक शब्द मैंने क्लियर कर दिया है। पद संघटना का नाम दिया। देखो, पदों की जब संघटना होती है, यानी कि पद मैंने बताया कि पदों से मिलकर ही, जैसे कि मैं एक वाक्य लिखूं कि मेरा नाम सरला है, मेरा नाम सरला है। ठीक है, मैं कोई मान लो कोई कुछ लिख रही हूँ, उसमें एक वाक्य आया है ये, और इसमें ये पद है, नाम भी पद है, सरला भी पद है और है भी एक क्या है? पद है। तो इन जब विशिष्ट पदों की जो संघटना है, इन्हीं को क्या कहा? आचार्य विश्वनाथ ने रीति कहा। ठीक है, और आनंद वर्धन ने क्या कहा? चौथा एक थोड़ा सा और भी दे रखा है। आनंद वर्धन ने भी रीति पर विचार किया और पद संघटना का नाम देकर उसका मूल आधार समास को माना। आनंद वर्धन ने भी रीति को क्या कहा? पद संघटना कहा और जो मूल आधार था इसका, उसको समास को माना। यह गुणों पर अवलंबित है, मतलब गुणों पर आधारित है और रसों को अभिव्यक्त करती है। ये तो सीधी सी बात है कि कोई भी रीति है वो रसों को तो अभिव्यक्त करेगी ही। उपयुक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि आचार्यों ने वामन के रीति सिद्धांत को पूर्णतः स्वीकार तो नहीं किया, पर वे उसकी नितांत उपेक्षा भी न कर सके। रीति भले ही काव्य का अनिवार्य तत्व न हो, पर उसका महत्व किसी न किसी रूप में अवश्य है। तो ये आपका रीति संप्रदाय था, बहुत ही आसान शब्दों से हमने समझाने की कोशिश की है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप चाहते हैं किसी प्रकार के जल्दी जब तक फॉर्म एप्लीकेशन किया जाए, हम लगभग जो है क्लासेस यहाँ पर लेकर आएँ, आपके सिलेबस को जल्दी से ख़त्म करवाने की कोशिश करें। तो आप हमारे चैनल से बने रहें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी। और ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट जुड़ेंगे, कमेंट करेंगे, तो मेरा भी हौसला बढ़ेगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगी। आप कमेंट करें कि अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट करें, वो ज़रूर पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।